हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके जीडी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसी श्रृंखला में क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। हमारे देश का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ऑप्शन है आपका कन्याकुमारी पॉइंट, निकोबार पॉइंट, अंडमान पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। अच्छा, इसको पिग्मेलियन पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। अब आपको इसमें एक कंफ्यूजन होगी, कभी कभी आपको कन्याकुमारी पॉइंट भी मिल जाता है, कभी कभी आपको इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी मिल जाता है। तो इसमें से उत्तर क्या होगा? तो उसके लिए आप समझिए, मैं एक छोटा सा मैप बनाता हूं भारत का, इससे समझ लीजिए आप। मान लीजिए ये अपनी प्यारा भारत है, कुछ ऐसा अपना भारत है, ठीक। अब अपने भारत में ऐसे करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया हुआ है कि नहीं गया हुआ है। अब अगर मुख्य भूमि की बात करें, हम क्या बात करें, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जब हम उसकी बात करेंगे तो यहां पर हमारा पड़ता है तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी में ही एक पार्ट पड़ता है जिसे बोलते हैं केप कोमरिन। तो उसका उत्तर क्या हो जाता है आपका? तब उत्तर आपका हो जाता है ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जब कहता। लेकिन क्वेश्चन में आपके मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु ना कह के कह दिया गया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो भारत में तो तुम्हारे ये अंडमान निकोबार भी आता है, और जब ये आता है तो सबसे नीचे यहां पर पड़ता है आपका पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। बात समझे या नहीं समझे? इसके अलावा अगर और कुछ इसके बारे में जानना चाहें तो आप ये समझिए, मैं थोड़ा सा इसको नक्शे को नीचे लेकर के आता हूं, आप समझिएगा। यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर आपका पड़ता है इंदिरा कॉल। क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कॉल। इसके अलावा सबसे पश्चिमी बिंदु की जब बात करेंगे, सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है गौर माता। क्या पड़ता है? गौर माता सर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गौर माता। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है किबिथु। क्या नाम है इसका? किबिथु। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? पॉइंट। बात समझे? अगला क्वेश्चन, पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में अनुमानित समय अंतर क्या है? अब देखेंगे भाई, इसको किस प्रकार से निकालते हैं। अगर बात की जाए कि भारत की मानक समय रेखा क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत की मानक समय रेखा आप जानते हैं कि इस प्रकार से निकली हुई है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर के निकली है। कहां से निकली? इलाहाबाद के नैनी से होकर के। उसको कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। लेकिन बात किया जाए कि भारत के पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में अनुमानित समय अंतर क्या है, कहने का मतलब यहां पर आपका जो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है और जो आपका यहां पर गुजरात पड़ता है, इसके बीच में समय अंतर की बात करेंगे तो वो है आपका होगा 2 घंटे। वो आपका क्या होगा? 2 घंटे। ये किस प्रकार से आएगा, मैं अपनी ज्योग्राफी की क्लास में आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, महानदी का जल निकासी पैटर्न किस प्रकार का है? तो लिखा है आयताकार जल निकासी, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ रहे हो? नेक्स्ट की बात करते हैं, कांगड़ा घाटी किस राज्य में स्थित है? बताइए भाई, किसको नहीं आता ये क्वेश्चन? कितना आसान सा सवाल दे दिया गया आपको। कांगड़ा घाटी कहाँ उत्तर होगा? हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, गंगा के मैदानों को उपजाऊ बनाने वाले जड़ों को क्या बोलते हैं? बताइए भाई, क्या बोलते हैं? सर, अगर मैं थोड़ा सा इसको एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूं, एक नॉर्मली से एक चित्र बना रहा हूं, समझना क्या है बना रहा हूं सर मैं। ऐसे समझिए कि ये है सर आपका पर्वत। क्या है आपका? ये है एक पर्वत। अब देखिए, इस पर्वत से कोई नदी आकर के बहती है,
और नदी आकर के बही, और कुछ इसका सीन कुछ ऐसा रहा। एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। इधर देखिएगा, अब समझिए बात को। आपका पानी यहां से नदी आई, इस प्रकार से बहती हुई आगे बढ़ी, ऐसे बढ़ी, आगे बढ़ी, यहाँ इस प्रकार से बढ़ी, इस प्रकार से ये आगे बढ़ी, और ये इधर आगे मान लीजिए कि समुद्र में चली गई, बंगाल की खाड़ी साइड चली गई, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है आगे। ये मान लेते हैं कि यहाँ से जैसे ही देखिए नदी आएगी, अब जब नदी आएगी तो पानी के साथ कुछ अवसाद वगैरह लेकर के आएगी, पत्थर लेकर के आएगी, और जब ये लेकर के आएगी तो क्या यहाँ पर गिर जाएंगे वो सारे पत्थर। जब वो यहाँ पर सारे पत्थर गिर जाएंगे तो क्या ये पार्ट उपजाऊ रह जाएगा? आप बोलेंगे ये उपजाऊ नहीं रह जाएगा, तो ये पार्ट उपजाऊ नहीं रहा। इसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ी, जहां इसको चढ़ान मिली, तो क्या ये यहाँ पर पानी जा पाएगा? आप बोलेंगे यहाँ पर तो पानी जाएगा नहीं। पानी कहाँ से जाएगा? जहां पर जितना नीचे की ओर जाएगा ढलान होगी, पानी उसी तरफ की ओर आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जहां थोड़ा सा ऊंचाई हो जाती है और जहां नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो वो आपका बंजर भूमि हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर बोलते हैं सर, बात समझे। और जहां बाढ़ का पानी हमेशा आता जाता रहता है, बाढ़ का पानी हमेशा आता जाता रहता है, तो वो पार्ट क्या कहलाता है आपका? वो पार्ट आपका कहलाता है खादर, मतलब उपजाऊ क्षेत्र। नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व भी लेकर के आती हैं, जिससे मिट्टी भी आपकी कैसी हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व क्योंकि उसमें होते हैं। अब जब वो उपजाऊ हो जाएगी तो गंगा एक अपना उपजाऊ पूरा मैदान बना रही है, गंगा नदी तंत्र, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा सर खादर हो जाएगा। अब बात यहाँ फंसती है कि ये तराई का क्षेत्र क्या है। तो मान लीजिए कि ये आपका ये क्या है, थोड़ा सा देखेंगे, ये आपका है भारत। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बनाने का प्रयास करता हूँ, ऐसे देखेंगे तो आपका तराई का क्षेत्र जो पड़ता है ना, ये जो नेपाल है ना, नेपाल बॉर्डर, यही आपका तराई का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये आपका मिलता है तराई के क्षेत्र में। और कहते हैं ना कि तराई के क्षेत्र में ना बीमार भी बहुत जल्दी लोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो तराई का क्षेत्र होता है वहां पर पानी जो होता है स्थिर रहता है, थोड़ा सा आर्द्र टाइप की भूमि होती है। यहाँ पर पानी कैसा होता है? थोड़ा सा स्थिर रहता है। तो ये पानी जब स्थिर बना रहेगा तो स्थिर पानी में ही तो मच्छर होंगे, तो वहीं पे तो डेंगू वगैरह फैलने का खतरा आएगा। तो अधिकतर तराई के क्षेत्र में डेंगू वेंगू का भी बीमारियां फैलती है। पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में कि किस प्रकार के मैदान में डेंगू जैसी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है, तो क्या उत्तर होगा? तराई के क्षेत्र में। अब वो कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, ये जो क्षेत्र है ना, ये आपका तराई का क्षेत्र है। और इसी साइड थोड़ा सा पानी क्या रहता है? अधिकतर थोड़ा सा गीली टाइप की भूमि रहती है, और इस तरह की भूमि में ना थोड़ा सा दलदली इलाका पाया जाता है। कैसा इलाका पाया जाता है? दलदली इलाका। बात करते हैं थोड़ा सा ही आगे, पानी आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए इधर डेल्टाई क्षेत्र आ जाता है। कैसा? अब यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र में कैसे वन पाए जाते हैं? मैग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैग्रोव वन। और भारत में सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा पाया जाता है? जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अधिकतर ये 80% तो पड़ता है आपके बांग्लादेश में, लेकिन 20% आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। कौन सी नदी बनाती है? आपकी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर के बनाती है। ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट पढ़िए भाई, देहरादून में कौन सी हिमालयी श्रेणी स्थित है? बताइए भाई। इसके सिर्फ 3 ऑप्शन है। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन हो गया। ट्रांस हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहद हिमालय और एक मध्य हिमालय भी होता है जो कि रह गया यहाँ पर। बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा आपका सर शिवालिक हिमालय। कैसे? अभी मैंने आपको वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया था। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा आपको इसको यहाँ पर बता देता हूँ। ये समझिए। अब जब इसकी बात करते हैं तो ये जो आपका ऊपर का पार्ट है इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। कैसा बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में बताया जाता है कि यह नवीन हिमालय का पार्ट नहीं है, जबकि ये पहले से था। मतलब मुख्य जो हिमालय है उसके पहले से बना हुआ ये पार्ट था। बात समझे ट्रांस हिमालय के बारे में। इसके बाद यहाँ पर इस पार्ट में आपका आता है महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय। बात समझे? महान हिमालय यहीं से जितनी भी नदियां हैं सब यहीं से निकली हैं, ठीक है। महान हिमालय के बाद आपका आता है मध्य हिमालय।
मध्य हिमालय आया सर। मध्य हिमालय के बाद आपका आएगा शिवालिक, जो नीचे का पार्ट होता है वो होता है शिवालिक। और इसी शिवालिक में क्या स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश, आपका देहरादून, ये सब किसका पार्ट है? शिवालिक हिमालय का सर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर आपका हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानसून के निर्माण में कौन सा पठार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो बताइए, सबसे पहले तो देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि भाई भारत के पास कौन सा पठार है भारतीय मानसून में, तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? तिब्बत का पठार। क्या दिक्कत है भाई इसमें? हाँ, नॉर्मल था तो ये तो प्रश्न हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तिब्बत में माउंटेन एवरेस्ट का क्षेत्रीय नाम क्या है? बताइए भाई। इसका उत्तर होगा चोमोलुंगा। क्या नाम होगा? चोमलुंगा। इसका उत्तर ये होगा। लेकिन अगर माउंटेन एवरेस्ट की बात किया जाए तो ये स्थित कहाँ है सर? ये आपका नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में। नेपाल में इस प्रकार से स्थित है। और जो माउंटेन एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। इसको सर नेपाल में क्या कहा जाता है? इसको नेपाल में क्या कहा जाता है सर? सागर माथा। क्या कहा जाता है सर? सागर माथा। अब सर नेपाल की बात कर दी तो भारत की बात किया जाए कि वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी जो भारत के अधिकार क्षेत्र में आती है तो कौन सी होगी? तो उसका उत्तर होगा सर कंचनजंगा। क्या होगा? कंचनजंगा। अब कंचनजंगा भी ना इस प्रकार से बनी हुई है, मतलब ये देखो, ये नेपाल का पार्ट है, ये अपना भारत का पार्ट है। बात समझे? ये नेपाल का पार्ट है, ये भारत का पार्ट है। अब ये कंचनजंगा कहां पर पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। तो आधा तो ये नेपाल में है और आधा इंडिया में है, समझ रहे हो ना? तो भारत की वर्तमान में अगर अधिकार क्षेत्र में बात किया जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम होगा कंचनजंगा। लेकिन कहा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी होगी तो होगा K2, जिसे कहते हैं गाडविन ऑस्टिन, जो कि किसके क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र में? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन है तो भारत का हिस्सा ही, मानते तो हम ही लोग अपना ही है। क्वेश्चन पढ़िए, अमेजन नदी किस महासागर से महासागर में जाती है? मतलब उद्गम स्थल न पूछ करके किस महासागर में जा करके बह जाती है? बताइए भाई। तो अमेजन नदी सर आपके एंडीज पर्वतमाला से, कहां से? एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, जो कि पेरू में है। कहां पे है सर? पेरू के साथ ये बोलीविया, इसके अलावा आपका ब्राजील में बहती हुई चली जाती है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे ज्यादा पानी किसमें होता है, मतलब आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? आयतन की दृष्टि से नंबर एक नदी है। बात समझे? और बात की जाए कि विश्व की नंबर 1 नदी कौन सी है, मतलब लंबाई की दृष्टि से, तो वो हो जाएगी नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है वो कौन सी हो जाएगी? वो आपकी आ जाएगी गंगा नदी। बात समझ रहे हो ना? और भारतीय क्षेत्र में बहकर जाने वाली सबसे बड़ी नदी बात की जाए तो कौन सी हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब सर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एक सबसे बड़े नदी द्वीप का निर्माण करती है, उसका नाम क्या है? मांजली नदी द्वीप। अब इस मांजली नदी द्वीप स्थित कहां पर है? ये आपके असम में स्थित है। इसके अलावा एक पॉइंट और बनता है कि इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं सर? तो उसको बोलते हैं जमुना। और आपके गंगा नदी को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पद्मा। और गंगा और जिसे कहते हैं पद्मा और जमुना संयुक्त धारा मिलकर के बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेघना। ये सब सर नदियों के बारे में आपका डिस्कशन हो जाएगा। तो अमेजन नदी किस महासागर में होकर के जाती है? अब ब्राजील होते हुए ये आपके अटलांटिक महासागर में होकर के चली जाती है। किसमें? अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती है। ये सारी बात समझ में आ गई सर? अब महासागर की जब बात करते हैं तो महासागर में बात किया जाए तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा सर? प्रशांत महासागर। बात समझे? प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर में अटलांटिक महासागर, यही सबसे बड़ा है दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में अपना हिंद महासागर। और एकमात्र ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर रखा गया है वो है हिंद महासागर। हिंद महासागर की सबसे गहरे गर्त की बात किया जाए तो सर वो है सुंडा गर्त। और अगर बात किया जाए आपका प्रशांत
महासागर के सबसे गहरा गर्त उसे मारियाना गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारियाना गर्त। ये सारे पॉइंट है, सब याद होने चाहिए हमको। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखेंगे सर क्या है। लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके पेट के एग्जाम में 16 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर में क्वेश्चन था आपका कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है सर? तो उसका नाम है कवारत्ती। क्या नाम है? कवारत्ती। ये तो उसकी राजधानी की बात हो गई। ठीक। लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो इसका नाम है अमीन द्वीप समूह। क्या नाम है? अमीन द्वीप। यही पहले की राजधानी है। पहले की क्या है सर? ये राजधानी, पहले की कैपिटल है कहाँ की? लक्षद्वीप समूह की। अब देखोगे एक पॉइंट और बनता है, जो लक्षद्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह और मालदीव, लक्षद्वीप और मालदीव, इनके बीच में एक चैनल होकर के गुजरता है। चैनल किसे कहते हैं सर? पानी की छिछली धारा, जो मतलब कि बहती हुई जाती है, नॉर्मल सी पतली सी धारा, उसे बोलते हैं चैनल। तो इस चैनल का जो नाम है सर, इसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। कितने बोलते हैं? 1 डिग्री चैनल। ठीक है। और वहीं पर बोले जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? तो उसका नाम है 9 डिग्री चैनल। कौन सा सर? 9 डिग्री चैनल। और आपसे एक पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपका अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। कौन सा सर चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। ये सारे पॉइंट हमको याद होने चाहिए, मुंह जबानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। ठीक है। और अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो कौन सी आ जाएगी? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी तो होगी आपकी सैंडल पीक। बात समझे? और भी बहुत सारे पॉइंट है कि छोटा अंडमान, उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। अब इन्हीं अंडमान में एक महात्मा गांधी मरीन भी है, एक रानी लक्ष्मीबाई मरीन भी है। ये सारे क्वेश्चन है, ये सब आते रहते हैं। आप फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और इसको बताइए कि कौन सा अंतर प्रायद्वीपीय पठार से मेघालय पठार को अलग करता है? ये है सर आपके ऑप्शन, देखेंगे, बताइए सर। अभी मैंने पठार का एक पूरा विस्तृत वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देखिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन ना आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे, आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेघालय का पठार, मेघालय के पठार को कौन सा पठार अलग कर रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गारो राजमहल गैप। क्या इसका उत्तर हो जाएगा सर? गारो राजमहल गैप। आप वीडियो देखिए, आपको इस सारे क्वेश्चन कंप्लीट मिलेंगे उसमें। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कब हुई थी? सर 4.6 अरब साल पहले। ये बात तो सबको आ ही रही होगी, इसमें कुछ खास तो पॉइंट था नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कक्षीय समतल के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी के घूमने का झुकाव क्या है? आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी हमारी कुछ झुकी हुई है, अपने अच्छे से कुछ झुकी हुई है। मतलब अगर मैं बात करूं कि थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए ये आपकी पृथ्वी है तो एक एप्पल, लेकिन मान लीजिए आपकी पृथ्वी है लेकिन ये आपकी थोड़ा सा इस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है सर? सर यह आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यहां तक क्लियर है पॉइंट? अब ये पृथ्वी झुकी हुई है तो इससे कुछ प्रभाव भी तो पड़ता होगा सर। तो इससे प्रभाव क्या पड़ता है कि आपका सबसे पहले तो होता है मौसम का परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। एक कोरोलिनियस बल होता है, वो भी इससे लगता है। ठीक है, इसके अलावा और भी पृथ्वी के बारे में पॉइंट डाल लीजिए कि पृथ्वी दो प्रकार का घूमती है। एक होता है परिक्रमण करती है और एक होता है घूर्णन करती है सर। तो जब घूर्णन की बात करेगा तो अपनी धुरी पर ही घूमेगी, अपनी धुरी पर ही घूमेगी। तो भाई पूरा घूर्णन कितना करती है, कितनी देर में करती है? 23 घंटे 56 मिनट लगभग 4.3 सेकंड में पृथ्वी क्या करती है सर? घूर्णन करती है। घूर्णन करने के अलावा परिक्रमण भी करती है, पूरा सूर्य का परिक्रमा करती है। तो कितने दिन में करती है? 365.2586805 दिन में करती है। अब कुछ ज्यादा ही मैंने दशमलव बता दिया। खैर, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट बनते हैं कि पृथ्वी कुछ किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपका एक सूर्य है और पृथ्वी किस प्रकार से परिक्रमा कर रही है, आप सभी जानते हैं, थोड़ा परवलयाकार परिक्रमा कर रही है। कैसे परिक्रमा कर रही है? परवलयाकार। मान लीजिए ये आपकी क्या है? पृथ्वी। जब आपकी यहां पर होगी तो सूर्य से कुछ दूर होगी, और जब आपकी यहां पर होगी तो सूर्य के नजदीक होगी। नजदीक होगी कि नहीं होगी? जब ये सर दूर होगी तो इसकी दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर।
करोड़ किलोमीटर। और जब यहां से बात करेंगे तो ये होगी 14.7 करोड़ करोड़ किलोमीटर। देखेंगे अब जब देखो ये पृथ्वी सूर्य के नजदीक है तो इस घटना को बोलते हैं सर उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और जब ये दूर है तो इस घटना को बोलते हैं सर अपसौर। क्या बोलते हैं सर? अपसौर। अब ये जो अपसौर की घटना होती है सर होती है 4 जुलाई के दिन। किस दिन होती है? 4 जुलाई के दिन। और उपसौर की जो घटना होती है सर ये होती है 3 जनवरी के दिन। ये सारे पॉइंट समझ में आए या नहीं समझ में आए? पृथ्वी से रिलेटेड सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट मैंने बताने का प्रयास किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, एक पॉइंट और समझ लीजिए, मैं बता देता हूं। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपके सूर्य है। सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे कहां पड़ेगा? पृथ्वी पर बीच में पड़ेगा। भूमध्य रेखा के पास पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भूमध्य रेखा के पास पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब ये भूमध्य रेखा के पास पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो कुछ गर्मी आएगी, ऊष्मा आएगी। अब जब यहां पर सर ऊष्मा आएगी तो जब यहां पर ऊष्मा आएगी तो यहां पर दाब कुछ कम हो जाएगा, हवा ऊपर की ओर उठेगी नहीं उठेगी? भाई जितनी गर्मी देंगे तो हवा उतनी ही हल्की होगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी। जब ये सर ऊपर उठेगी तो यहां पर दबाव जब कम होगा तो मानसून किधर की ओर बढ़ेगा? इधर की ओर बढ़ेगा, इधर की ओर आएगा, इधर की ओर आएगा सर, इधर की ओर आएगा। मतलब अधिकतर पानी कहां बरसता है सर? यहीं पर बरसता है। कहां बरसता है? यहीं पर बरसता है, भूमध्य रेखा के आसपास बरसता है। भूमध्य रेखा के आसपास बरसता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ा? यहां पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्राप्त होते हैं। कैसे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिसका एक उदाहरण अमेजन भी है। अमेजन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का हार्ट, हृदय कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये अमेजन कैसे उत्पन्न हुआ? भाई गर्मी भी मिली, सूर्य का प्रकाश भी सीधा सीधा मिल रहा है, पानी भी बरस रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? जैव विविधता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। मतलब विभिन्न प्रकार के जीव भी बहुत ज्यादा आपके यहाँ पाए जाते हैं। और इस पार्ट में ध्रुव पाए जाते हैं पृथ्वी के, जो बहुत ही ठंडे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे पड़ ही नहीं रहा है भाई। जब नहीं पड़ेगा तो ठंडक तो बनेगी ही, नॉर्मल सी बात है। पृथ्वी से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखेंगे, राजा ये उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इसके अलावा फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ये भी आपका कहां पाया जाता है? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में आपका पेंच पाया जाता है, कान्हा पाया जाता है, संजय पाया जाता है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आपका एकमात्र पाया जाता है दुधवा। कहां स्थित है? पीलीभीत में। ठीक है, ये पॉइंट खत्म। इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़, इंद्रावती, क्या है? इंद्रावती। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोस्फीयर में सिलिकेट का अधिकतर किस रूप में मौजूद रहता है? बताइए भाई जल्दी। कार्टज के रूप में स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन है 3 ही है आपके पास। जो ब्राजील गलत लिखा हुआ है, ब्राजील कुछ इस प्रकार से लिखा होता है। बताइए भाई इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर ही ब्राजील है सर। सब लोग जान रहे हैं कि भाई कॉफी का उत्पादन प्रारंभ ही कहां से हुआ था, कॉफी का जन्म ही कहां से हुआ था? तो सर ब्राजील से हुआ था। और ये लगातार 150 वर्षों से नंबर 1 है कॉफी उत्पादन में। बात समझ रहे हो? सबसे ज्यादा निर्यात भी यहीं से होता है कॉफी का। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहां उत्पादित होती है? तो वो होगा सर कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। ठीक है, इसके अलावा भारत में नंबर ऑफ किस में है? भारत दूध में नंबर 1 है, दूध। ठीक, दूध के अलावा भारत में भी अगर दूध की बात की जाए तो दूध में कौन सा राज्य है आपका? उत्तर प्रदेश, जो कि नंबर 1 प्रोडक्टिविटी में है, दूध में आ गई। इसके अलावा गन्ना, गन्ना में भी भारत क्या है? नंबर 1 है। बात समझ रहे हो? इसके अलावा बात की जाए चीन की सर, तो चीन सबसे पहले आ जाइए। चीन आपका आ जाएगा आलू में, आलू, अनाज में, गेहूं वगैरह में भी क्या है? चीन नंबर 1 है। भाई जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर भी अनाज भी ज्यादा जरूरी होगा। और सब्जी में भी नंबर 1 है, सब्जी में। और भारत में सब्जी में अगर किसी राज्य की बात की जाए तो कौन सा आ जाएगा? अभी आपके आंध्र प्रदेश को पछाड़ करके उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आ गया है। अभी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के बाद भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है सर? बताएं, बताइए भाई जल्दी बताएंगे।
बताइए भाई। देखेंगे जब भारत की बात करेंगे तो आपका यहाँ से लगा करके, श्रीनगर से लगा करके कन्याकुमारी के मध्य में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नाम क्या है? NH-44। यह है आपका भारत का नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात करेंगे, जो दूसरे नंबर का सबसे लंबा के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद इसके बाद दूसरे नंबर का होगा NH-27। क्या होगा सर? NH-27। ये आपका कहाँ से स्टार्ट है? ये आपका गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक स्थित है। कहाँ से? पोरबंदर से लगा के कहाँ तक? सिलचर तक, असम के सिलचर तक। गुजरात का पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में। सिलचर कहाँ पर? असम पर है। ये आपका हो गया NH-22। यहां तक बात क्लियर है? ठीक। राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा अगर अपने उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो किस जिले पर स्थित है? तो उसका उत्तर कानपुर होगा। कानपुर या झांसी होगा, कंफर्म नहीं है। जहां तक झांसी या कानपुर में एक है, झांसी ही होगा जहां तक। ठीक है, एक बार कंफर्म कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? सर पोडोलॉजी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न हो गया। और पृथ्वी के मूल में कौन सा खनिज पदार्थ विद्यमान है? मतलब पृथ्वी के बिल्कुल गर्भ में अंदर यहाँ पर कौन सा खनिज पदार्थ आपका विद्यमान है? तो इसका उत्तर है लोहा और निकेल। सबसे अंदर क्या है? सबसे अधिक निकेल और उसके बाद लोहा। इस प्रकार से बढ़ते हुए चीजें आगे बढ़ गई हैं। तो कैसी लगी आपकी क्लास? बताइए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। अधिकतर ये क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जा रहे थे, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कीजिए जरूर। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उनको भी नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा आपके आते रहते हैं। आप लोग हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल @exam विद मी, इससे जरूर जुड़िए। इससे आपको ये सारी PDF जो मैंने बनाई हुई है आपको प्रोवाइड हो जाएगी और मिल जाएगी। और इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करते रहिए चैनल को। सभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।